हाय फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपने और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो प्रत्येक एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन पहला है आपका, पेट्रोलियम की शुद्धिकरण व कागज़ बनाने में प्रयुक्त क्षार, इसमें क्षार की बात कर रहा है। तो कागज़ बनाने के लिए और पेट्रोल को शुद्ध करने के लिए, यानी कि कच्चे जो पेट्रोल है उसको शुद्ध करके पेट्रोल बनाने के लिए, जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसको शुद्ध करके पेट्रोल, डीजल, अन्य प्रकार के उसमें निकाले जाएंगे, जो शुद्ध करके उसमें, और कागज़ बनाने के लिए किस क्षार का प्रयोग होगा? तो कास्टिक सोडा। इसी का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, क्वेश्चन सेकंड है आपका, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, ये जो क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो अम्ल हमको बताइए, अम्ल जो होगा वो नीले लिटमस को किस रूप में परिवर्तित कर देगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। तब तक देखिए, कहता है क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तथा टर्मेरिक पत्र को क्या कर देगा? यहाँ क्षार ही पूछ रहा है कि क्षार जो है टर्मेरिक पत्र को क्या कर देगा? तो आप देख पा रहे हैं कि भूरा कर देगा। यहाँ पे तथ्यात्मक क्वेश्चन है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार, तो क्षार टर्मेरिक पत्र को क्या कर देगा? तो भूरा कर देगा। और अभी हम क्वेश्चन पूछे थे कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रूप में? तो लाल रूप में कर देगा, लाल लिटमस पत्र में बदल देगा। ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आप, अम्ल और क्षार के परस्पर क्रिया से क्या बनता है? तो लवण। अम्ल और क्षार से क्या बनता है? लवण। ये ध्यान में रखना है, अम्ल और क्षार से लवण बनता है। चलिए क्वेश्चन आगे, कहता है पीएच मान देन है, यानी कि पीएच मान जो है ये कैसे, हम लोग जानते हैं कि 0 पे जो रहता है उदासीन होता है, और 0 से जो कम होता है वो अम्ल होता है, 0 से जो ज़्यादा रहेगा वो क्या होगा? क्षार होगा। यही ना जानते हैं? तो ये जो है रूप किसने दिया था? तो ये जो दिया है SP सोरेंस। किसने? SP सोरेंस साहब ने ये पीएच का मान दिया है। पीएच का पूरा नाम क्या है? तो पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का पूरा नाम क्या है? पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन और आगे देखें, तो पीएच मूल्य की संख्या होती है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो पीएच का मूल्य की संख्या कितना होता है? 0 से लेकर 14 के बीच होता है। किसका मान? पीएच का संख्या वैल्यू। ऐसे विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो क्या होगा? अम्ल होगा। और ऐसे विलयन जिसका वैल्यू पीएच में 7 से अधिक होगा वो क्या होगा? क्षार होगा। यह भी हम बताएं। और आगे क्वेश्चन, ऐसे विलयन जिसका पीएच वैल्यू केवल और केवल 7 हो वो क्या होगा? उदासीन होगा। चलिए, तो अब देखते हैं कुछ इस पीएच वैल्यू पर ही क्वेश्चन है आपका।
कि शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना है, तो 7 है। इसका मतलब यहाँ पे 7 नहीं देकर वो पूछेगा शुद्ध जल है क्या है, क्षारीय है, अम्लीय है, उदासीन है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, उदासीन है। सिरके का पीएच मान कितना, 2.5 से 3.4 के बीच। दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6। शराब का पीएच मान 2.8 से 3.8। नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4। ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। सिरका का भी पूछा गया है, ये इसका भी पूछा गया है, तो ये सब क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। समुद्री जल का पीएच मान जो होगा कितना होगा, 8.4। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। समुद्री जल का पीएच मान कितना, 8.4। अब ऐसा नहीं कि हर जगह पूरी समुद्र में 8.4 ही हो, ये औसत वैल्यू निकाला है। कहीं पर समुद्र में अधिक लवणीय है, कहीं पर कम लवणीय है, तो वहाँ पे वैल्यू कुछ घटता बढ़ता रहता है, ये औसत वैल्यू है। मनुष्य के लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 यानी 6.5 से 7.5। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। मनुष्य के पीएच मान 7.4 यानी रक्त का, मनुष्य का नहीं, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4। मनुष्य के मूत्र का पीएच मान 4.8 से लेकर 8.4। इसका मतलब है कि जब 4.8 रहेगा तो वो अवस्था कौन सा होगा, तो ये अम्लीय होगा, यानी कि अम्ल के रूप में होगा। जैसे ही 8.4 ये 7 से ऊपर चला गया, वो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन आपका कि रेडियोधर्मी तत्व के नाभिक होते हैं। तो रेडियोधर्मी तत्व के नाभिक जो होता है वो कैसा होता है, तो अस्थायी होता है। रेडियो सक्रियता है कैसा, तो नाभिकीय प्रक्रिया। रेडियो सक्रियता कैसा है, नाभिकीय प्रक्रिया है। रेडियम सक्रियता की खोज का श्रेय किसको जाता है, तो हेनरी बेकुलर। इसको कई बार को पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, हेनरी बेकुलर। गामा किरणें का वेग प्रकाश के वेग के समान होता है। ये भी ध्यान में रखना है कि किस किरण का वेग प्रकाश के वेग के समान होता है, कि गामा किरण के वेग के समान होता है। अल्फा कण का वेग, अल्फा जो कण है उसका वेग कितना है, प्रकाश के वेग का 1/10 है। प्रकाश का जितना अधिक वेग है उसका 1/10 भाग अल्फा का वेग है। अल्फा कण किस पर प्रभाव डालता है, तो फोटोग्राफी प्लेट पर। कहाँ पर, फोटोग्राफी प्लेट पर यह अल्फा कण क्या करता है, अपना प्रभाव को दिखाता है, दर्शाता है। बीटा कण की खोज किसने किया, तो ये बीटा कणों का खोज किसने किया है, रदरफोर्ड ने किया है। बीटा कण का वेग, बीटा कण का वेग जो होगा वो प्रकाश के वेग के बराबर होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि एक आपका जो है गामा किरण, गामा किरण जो देख रहे हैं वो प्रकाश के वेग के समान होता है, और यहाँ पे बीटा है, बीटा कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ये भी ध्यान में रखना है। बीटा कण का भार हाइड्रोजन के परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणु का 1/1837वां भाग है। बीटा कण का वेग बढ़ने पर द्रव्यमान भी इसका क्या बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी और अधिक उसका भारीपन होते जाएगा। जैसे ही उसका वेग बढ़ेगा यानी अधिक धक्का लगाएगा तो उसका वेट में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। बीटा कण की भेदन क्षमता अल्फा कण की भेदन क्षमता की अपेक्षा 100 गुना अधिक होता है। यानी अल्फा कण, यही समझिए कि यदि एक 10 mm का सीट को पार कर रहा है तो बीटा जो है इसका 100 गुना अधिक, यानी 1000 सीट को वो क्या कर देगा, पार कर देगा। ठीक है, आगे देखें।
गामा किरणों की खोज किसने किया था? तो क्यूरी दंपति ने किया था। इसके अलावे क्वेश्चन है कि गामा किरणें हैं तो कैसा है? विद्युत चुंबकीय तरंग। ये गामा किरण ये पूछा है क्वेश्चन कि किस प्रकार से कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह गामा किरण कार्य करता है। गामा किरणें पर कोई आवेश नहीं होता है, किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। पुराने अवशेषों की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो रेडियोधर्मी पदार्थ का उपयोग करते हैं। इसको अर्ध आयु के आधार पर निकाला जाता है, यानी कि इसमें किसी भी कार्बन का मात्रा जितना होना चाहिए उसके अपेक्षा जितना कम होते जाता है वो वस्तु उतना ही पुराना, वह उतना पदार्थ पुराना दिखाई देता है। चलिए आगे है, परमाणु बम आधारित है। ये परमाणु बम किस पर? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। लेकिन हाइड्रोजन बम की बात करें तो वो नाभिकीय संलयन है। ये दोनों क्वेश्चन में बड़ा कन्फ्यूजन होता है और ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। तो परमाणु बम किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की क्रिया पर। चलिए क्वेश्चन है आपका कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु क्रम बने थे, यानी ये हिरोशिमा पर जो गिराया गया था वो परमाणु किसका बना हुआ था? परमाणु बम यूरेनियम का बना था, जिसमें 235 का यूज किया गया था। जो हिरोशिमा पर गिराया गया था तो ये कब? तो 6 अगस्त को गिराया गया था। और जो नागासाकी पर गिरा था वो प्लूटोनियम 239 का बना था और ये कहाँ? नागासाकी पर गिरा था। ये कब? तो ये 9 अगस्त को। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आगे है, हाइड्रोजन बम आधारित है वही नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर। सूर्य से प्राप्त प्रकाश की ऊष्मा का स्रोत कैसा है? तो नाभिकीय संलयन। और इसमें थोड़ा सा यदि सूर्य आ गया है तो इसके बारे में बात कर लें। तो देख लेते हैं सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देगा। एक मिनट, वाइट बोर्ड ले लेते हैं, ऐड पेज। चलिए देख लेते हैं। हाँ, ये भी बात कर रहे थे सन, तो देख लेते हैं सन। ये सन है आपका। इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि सन के किस भाग को देख सकते हैं? तो इसमें भी जो है परत है, इसमें भी परत है और इस प्रकार से परत है। अभी हम बनाते हैं ये जो ऊपर वाला भाग है ये बाह्यतम परत और इसी का नाम है कोरोना। क्या है? कोरोना है। और इसका टेम्परेचर की यदि बात करें तो कितना है? 6000 सेंटीग्रेड। 6000 सेंटीग्रेड है। एक सेकंड फिर से बना दें। ये सन है और इसके ये जो बाह्यतम भाग दिख रहे हैं इसी को क्या बोले थे? कोरोना। और इसका जो टेम्परेचर कितना था? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो बीच में देख रहे हैं इसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल। इसका यदि टेम्परेचर की बात करें तो 15 मिलियन सेंटीग्रेड होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य के हम किस भाग को देख सकते हैं? तो ये आंतरिक भाग को देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। इसी को बोलते हैं फोटोस्फीयर। इसका टेम्परेचर कितना होता है? 15 मिलियन सेंटीग्रेड। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य के बाहरी मंडल का टेम्परेचर कितना है? तो 6000 सेंटीग्रेड।
इसका नाम क्या है? तो कोरोना है। तो ये भी पूछता है कि कोरोना को हम कब देख पाते हैं? जब अमावस्या की समस्या होती है, जब सूर्य ग्रहण लग जाते हैं, तो इसका जो ये ऊपरी भाग दिखाई देता है और यही एक कोरोना। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कोरोना कब दिखाई देता है, यानी सूर्य ग्रहण के समय या फिर अमावस्या के समय यह कोरोना दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन आगे है आपका, उस पर देखते हैं। तो ये आपका सूर्य के ताप के बारे में हम लोग जान लिए। चलिए अगले पेज पे देखते हैं और क्या है क्वेश्चन आपका। यहाँ पे है स्वर्ण धूल, यानी धूल नहीं है, स्वर्ण घुल, यानी कहता है सोना जो है किसमें घुल जाता है? तो एक्वारेजिया किसमें घुल जाता है? एक्वारेजिया में घुल जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक्वारेजिया में ये कौन घुल जाता है? स्वर्ण, यानी सोना घुल जाता है। और इसको अम्लराज भी कहते हैं। अम्लराज किसको बोलते हैं? एक्वारेजिया को। ठीक है, आगे कार्बन की शुद्धतम रूप, यानी कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो हीरा है। पेट्रोलियम जटिल मिश्रण है। पेट्रोलियम जो है जटिल मिश्रण है, इसमें किसका किसका उपयोग? प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का बना हुआ है। ओजोन परत की कमी के लिए उत्तरदायी गैस है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा गैस? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल है। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ये कच्चा तेल है। आगे देखें, कहता है कांच मिश्रण है। ये कांच का मिश्रण, यानी कांच किसका किसका मिश्रण है? तो बालू और सिलिकेट का मिश्रण है कांच। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? पिटवा लोहा, जिसको पीट पीट कर हम लोग क्या बनाते हैं? औजार वगैरह हथियार बनाते हैं। वो सबसे यानी उसका अधिक प्रसार करने की क्षमता है, वो क्षेत्र बहुत बड़ा बना सकता है, उसको पीट पीट कर चौड़ा किया जा सकता है, इसलिए उसको लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा माना गया है। बेसमर प्रक्रम से बनाया जाता है। तो बेसमर प्रक्रम यानी बेसमर प्रक्रिया द्वारा जो है क्या बनाया जाता है? तो इस्पात को बनाया जाता है। कांस मिश्र धातु है, हम बताए थे इसको जब हम एंशिएंट पढ़ा रहे थे, उसमें कांस्ययुगीन सभ्यता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। तो उसमें हम बताए थे कि ये कांसा कैसे बनता है? तो कॉपर और टीन, यानी कॉपर ये तांबा और टीन को मिलाने से ये कांसा बनता है। सर्वाधिक औधात्य धातु कौन सा है? कि सोना। औघात यानी इस पे इतना, इसको पीट पीट कर बहुत पतली चादर बनाया जा सकता है। और तन्य की भी बात कर ले, सर्वाधिक तन्य धातु, तो वो भी सोना होगा, क्योंकि 1 ग्राम सोने को खींच कर हम 1 से 1.5 से 2 किलोमीटर की लंबी तार बनाया जा सकता है। बाल से भी पतला इसको हम बना सकते हैं, इतना इसको तन्य की शक्ति है इसमें। आगे देखें, पीतल धातु, पीतल किसका बना होता है? तो तांबा और जस्ता। पीतल देखिए यहाँ पे पीतल, तांबा, जस्ता, और उसके पहले कांसा था तो उसमें टीन और तांबा। जंग लगने पर लोहा का भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सिनेवार के प्रमुख अयस्क क्या है? पारा है। फ्यूज का तार टंगस्टन बना होता है, यानी जो फ्यूज का तार जो होता है वो, यहाँ से 2 क्वेश्चन है कि फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है। या देखिए फ्यूज का तार और टंगस्टन, ये टंगस्टन जिसको बल्ब में प्रयोग करते हैं, फ्यूज तो फ्यूज जानते हैं, वो किसका बना होता है? यहाँ से 2 क्वेश्चन है कि टंगस्टन किसका बना होता है? तो यहाँ पे शीशा और टीन मिलाकर टंगस्टन बना सकते हैं, या फिर फ्यूज के तार बना सकते हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है
कि बल्ब में किसका प्रयोग होता है, तो यही टंगस्टन का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए भविष्य का ईंधन किसको, हाइड्रोजन को कहा गया। पेंसिल का सिक्का बना सकते हैं, तो इसमें क्या, ग्रेफाइट का, किसका, ग्रेफाइट का। यहाँ पे देखिए पेंसिल का सिक्का की बात किया, तो यहाँ पे सिक्का नहीं हो, पेंसिल का जो रॉड होगा वो किसका बना होता है, तो ये आपका ग्रेफाइट का। ठीक है, देखिए टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना है, गलनांक जिस ताप पर वो गल सकता है 3400 सेंटीग्रेड, और हीरे का गलनांक बिंदु कितना है, 3500 सेंटीग्रेड। तो सोच सकते हैं इसमें कितना टेम्परेचर अधिक पड़ने पर वो गल सकता है। इसका मतलब है टंगस्टन का गलनांक क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, है ना। चलिए वायुयान के टायर या गुब्बारे में भरने के लिए प्रयुक्त गैस किसका क्या आता है, हीलियम का। अब तो धीरे धीरे हम लोग अभी देखें कि भविष्य का ईंधन क्या हाइड्रोजन है, उसका भी अब इसमें प्रयोग किया जाने लगा है। सोडियम को संचित कर रखा जाता है, सोडियम को किस में रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल में। यदि इसको मिट्टी के तेल में नहीं रखेंगे, बाहर रखेंगे, तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और इसमें आग उत्पन्न हो जाएगा। सबसे कठोरतम पदार्थ तो हीरा है, ये पदार्थ पूछ रहा है तो हीरा। और यदि बात करते सबसे कठोरतम धातु तो क्या होगा, प्लेटिनम। मानव द्वारा निर्मित श्रेष्ठ रेशा नायलॉन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका सूत्र है MgOH2। ठीक है, आगे देखें, माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले रसायन पदार्थ क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। इसका सूत्र याद रखना है KClO3, KClO3। ठीक है, और इसमें पूछा जाता है कि माचिस बनाने में किस रंग के पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा लाल फास्फोरस। ठीक है, स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु जो है ये किसका, स्टेनलेस स्टील जो बनता है, स्टेनलेस स्टील समझ लीजिए, जितना भी डॉक्टर वो चाकू यानी कि शल्य चिकित्सा करने में रखता है, चाकू, कैंची, सुई कौन सा जो शरीर में लगाते हैं इंजेक्शन, वो वाला सुई, तो ये जो बना होता है ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। उसको बनाने के लिए लोहे का प्रयोग होता है, निकेल का प्रयोग होता है और क्रोमियम। ये तीनों को मिलाने के बाद वो स्टेनलेस स्टील बनता है और फिर उससे औजार वगैरह बनाए जाते हैं। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम सिलिकेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, Na2SiO3। ठीक है, तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो न्यूलैंड ने। किसने किया था, न्यूलैंड ने। आगे क्वेश्चन देखें, किसी तत्व के परमाणुक भार को व्यक्त किया जाता है AMU। इसमें क्या AMU से क्या आता है, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। इसका फुल फॉर्म की यदि बात करें तो एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, किसी भी परमाणु का एटम जो होगा उसका जितना भी द्रव्यमान होगा उसको जो वेट करेंगे वही होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। चलिए पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या बोलते हैं, चौथी अवस्था को बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। और जो पांचवा अवस्था है उसको क्या बोलते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और ये जो चौथा अवस्था होता है ये कहाँ पर होता है, वो सूर्य में होता है, क्योंकि जहाँ पर अधिक टेम्परेचर होगा वहीं पर ये प्लाज्मा अवस्था होगा। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडा पड़ जाएगा वहाँ पे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की प्रक्रिया होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड से बर्फ़ बनाते हैं यानी शुष्क बर्फ, तो वहाँ पे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट वर्क करता है। प्लाज्मा कहाँ, ये मरकरी में भी होता है प्लाज्मा की अवस्था, सूर्य में होता है, यानी अधिक टेम्परेचर जहाँ पर होगा वहीं पर
ये प्लाज्मा की अवस्था होगी। प्राकृतिक रूप से लवण क्या है? बहुलक आइसोप्रीन है। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख संगठन, यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ों को मिलाकर ये पोर्टलैंड सीमेंट बनाया गया है? लाइमेन, सिलिका, एल्युमिनियम। अभी वर्तमान में जो सीमेंट है वो पोर्टलैंड सीमेंट नहीं है। पहले आता था जो अंग्रेज लोग यूज करते थे, जिसका मक्खन अभी तक खराब नहीं हुआ है, वो ज्यों का त्यों है। उसी में लाइमेन, सिलिका और एल्युमिनियम का प्रयोग करके बनाया गया है वो पोर्टलैंड सीमेंट। चलिए, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट का उसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है। शुद्ध सेल्यूलोज बना है किसका? शुद्ध सेल्यूलोज किसका बना है? तो ये कागज़ से बना है। आग बुझाने के लिए प्रयोग किसका करते हैं? ये सब कोई जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। रोल गोल्ड वो जो बनाया जाता है, यानी कि उसमें कौन सा मिश्रण होता है? तो कॉपर और एल्युमिनियम। कॉपर की मात्रा उसमें 90%, एल्युमिनियम की मात्रा कितना? 10%। एल्युमिनियम को इसलिए मिलाया जाता है, यानी एल्युमिनियम जो चांदी कलर के होते हैं और ये कॉपर जो है सोने कलर के होते हैं, इसलिए इसका नाम रखा है रोल गोल्ड। जिसका कीमत कम होता है सोने से, लेकिन सोने की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको रोल गोल्ड का। कॉपर 90%, एल्युमिनियम 10%। चलिए, DDT का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोराइड इथेन। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इसको भी याद रखना, ये भी कई बार पूरा नाम पूछा गया है, DDT का फुल फॉर्म। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगले क्लास में और आगे देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव सेशन। ये बहुत है, इतना ऑब्जेक्टिव कर लेने के बाद काफ़ी हो जाएगा। इसमें एक एक क्वेश्चन को चुन चुन कर लाया गया, जो कि आपकी एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज ये इतना ही रखते हैं। थैंक यू।